हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने विलियन चैप्टर का तीसरा लेक्चर। अब तक हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है और अब जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे हैं वही विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। तो उसमें हमने अब तक जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, एक तो प्रति सप्ताह में किस प्रकार से हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रति सप्ताह में सांद्रता को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रति सप्ताह में व्यक्त कर सकते हैं, एक आयतन प्रति सप्ताह में व्यक्त कर सकते हैं, एक द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह में व्यक्त कर सकते हैं, एक पार्ट प्रति मिलियन में व्यक्त कर सकते हैं, एक पार्ट प्रति बिलियन में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब हम शुरू करते हैं ग्राम प्रति लीटर में। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे भाई, ग्राम प्रति लीटर में हम किस प्रकार से सांद्रता को व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल दिए भाई, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति क्या कहती है, कहलाती है। ठीक है, यानी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा होगी उसे क्या बोल देंगे भाई, हम क्या बोल देंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl विलियन का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा भाई 5 ग्राम NaCl 1 लीटर आयतन में उपस्थित है। इसमें भाई 1 लीटर आयतन में उपस्थित है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद विलय का विलियन में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण का जो सूत्र होता है वो होता है विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो सांद्रण को जो प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, S से। तो सूत्र बन जाएगा विलय का ग्राम में द्रव्यमान W और विलियन का आयतन VL लीटर में। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं भाई, कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं। विलियन के 400 ml में इसके 50 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। ठीक है, देखो अब इसमें क्या दिया है भाई, कास्टिक सोडा जो है वो क्या है, हमारे पास विलय है। विलय जो दिया गया है वो विलय क्या दिया गया है, NaOH, और उसके कितने ग्राम घुले हैं भाई, 50 ग्राम। यानी कि जो विलय है उसकी जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 ग्राम। ठीक है, और विलियन का जो आयतन दिया है वो कितना दिया है भाई, विलियन का आयतन दिया है तुम्हें, V जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 400 ml। ठीक है, हमें जो सांद्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, इस विलियन की सांद्रता निकालनी है। सांद्रता के लिए सूत्र है W/VL। ठीक है, तो इसमें जो हमें रखना है W तो ग्राम में रखना है और जो आयतन है वो लीटर में रखना है। यहाँ पे जो आयतन दिया है वो किस में दिया है, ml में। तो इस ml के आयतन को चेंज कर लेंगे लीटर में। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, 400 को 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीटर में आयतन आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा 0.4 लीटर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे भाई, W की वैल्यू कितनी है, 50, और V की वैल्यू कितनी है, 0.4 लीटर। तो यहाँ से इसे तुम हल कर लेना भाई। हल करने के बाद आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा भाई, इसके आसपास आएगा, देख लेना तुम हल करके। ठीक है भाई, तो इतना लगभग क्या आ जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में क्या आ जाएगी, सांद्रता आ जाएगी। ठीक, समझ में आ गई भाई बात तुम्हारे। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता समझ में आ गई, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे भाई नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो अब ये पढ़ते हैं नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता। तो अब हम देखते हैं भाई नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता की डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले। ठीक है, देखो भाई ये एक तरीका है याद करने का, नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता की डेफिनेशन। ठीक है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसे ऐसे ही याद करना है।
देखो भाई, अगर हमें मोलरता की डेफिनेशन याद करनी है तो देखो भाई, विलय पदार्थ के, देखो इसे ऐसे याद करना है, 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें नॉर्मलता की डेफिनेशन याद करनी है तो 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता। इसी तरीके से अगर हमें मोलरता की डेफिनेशन याद करनी है तो मोलरता की डेफिनेशन है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। ठीक है, समझ में आई भाई? देखो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तुम याद कर सकते हो। एक बार दोबारा से करो, 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। इसी तरीके से 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता। इसी तरीके से भाई 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। ठीक, इनका अब सूत्र लिखना है। सूत्र कैसे लिखेंगे भाई? मोलरता। मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? कैपिटल M से। ठीक है, तो सूत्र क्या है भाई? विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं और किस में उपस्थित हैं? 1 लीटर आयतन में उपस्थित। तो आयतन और क्या हो गया? 1 लीटर, यानी कि लीटर में मैं आयतन किस में ले रखा है? लीटर में। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा? M बराबर, तुम जानते हो मोलों की संख्या क्या होती है? W/M। इसे क्या लिख सकते हैं? W/M और क्या हो गया? V लीटर। तो हमें पता है N बराबर क्या होता है? W/M। ठीक है, ये क्या होता है? दी गई पदार्थ की मात्रा W है, M क्या है? यहाँ पे अणुभार है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें इसे ml में चेंज करना हो तो W गुना क्या कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे और बटा M और V, ये किस में हो जाएगा? ml में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये किसका सूत्र है? मोलरता का सूत्र है। अब इसका हमें मात्रक देखना है। मात्रा क्या होता है? मात्रक होता है भाई, ऊपर मोल है, नीचे क्या है? आयतन है, और वो किस में है? लीटर में। देखो तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। क्या मात्रक हो जाएगा भाई? मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमें इसे देखना है। मोलरता, मोलरता क्या बताई हमने भी? विलय पदार्थ के मोलों की संख्या N क्या होता है? मोलों की संख्या, और किस में उपस्थित है? विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम क्या मान लें? कैपिटल W, और ये किस में है? kg में। ठीक, इसी तरीके से क्या फॉर्मूला बनेगा? M बराबर, N को क्या लिख सकते हैं? W/M और क्या हो गया? kg। इसे हम और भी थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, W गुना 1000 बटा M, और इसे क्या लिख सकते हैं? W, ये किस में हो जाएगा भाई? ग्राम में। अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक, तो ये तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? मोलरता का क्या आ गया? फॉर्मूला। और इसका मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा मोल प्रति kg। क्या होगा? मोल प्रति kg। ठीक है, यानी कि मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, इसके बाद है नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैसे डिफाइन कर रखा भाई? विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसमें उपस्थित है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय, 1 लीटर आयतन में उपस्थित या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो देखो भाई, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उससे हम प्रदर्शित करते हैं W/E से। इससे प्रदर्शित करते हैं W/E से। ये तो क्या है भाई? विलय पदार्थ की मात्रा है, विलय पदार्थ की मात्रा, ये तो विलय पदार्थ की मात्रा है, और ये यहाँ पे है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, ठीक है, या तुल्यांकी भार। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या आना है भाई? V लीटर। ठीक, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? और N बराबर W/E गुना V लीटर, और थोड़ा चेंज करके कैसे लिख सकते हैं? W गुना 1000 बटा E और V ml में। ठीक, तो ये किसका सूत्र हो गया भाई तुम्हारे पास? ये सूत्र हो गया नॉर्मलता का। क्या सूत्र है? W/E
ये W गुना 1000 बटा E गुना ml, ये तुम्हारा सूत्र किसका हो गया, नॉर्मलता का सूत्र हो गया। इसमें क्या है, W क्या है यहाँ पे विलय पदार्थ की मात्रा है, E क्या है यहाँ पे तुल्यांक की भार है। इसके बारे में मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी बता दूंगा E क्या है और कैसे निकल जाता है, ठीक है। तो अगर इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक है, इसका मात्रक होता है भाई, देखो ऊपर क्या आया था ग्राम तुल्यांक, तो ऊपर क्या लिख दो भाई ग्राम तुल्यांक, और नीचे क्या आया भाई, क्या आया नीचे लीटर, तो क्या आ गया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, क्या हो गया इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता की डेफिनेशन और फॉर्मूला तुम्हारी समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक एक इसे हम मतलब हर एक मोलरता, नॉर्मलता, हर एक टॉपिक को लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। कि इसका संबंध हम मोलरता का संबंध किसी और से पढ़ेंगे, इसी प्रकार से मोलरता का संबंध मोल प्रभाव से पढ़ेंगे, इसी प्रकार से नॉर्मलता का संबंध हम उससे पढ़ेंगे सांद्रता से क्या संबंध है, यानी कि जो हमने ग्राम प्रति लीटर में भी सांद्रता पढ़ी है उससे क्या संबंध रखती है ये नॉर्मलता। इसके बाद अगर भाई हमें विलयन का आयतन तो दिया ही है और विलयन के आयतन के स्थान पे क्या विलयन का आयतन तो दिया है, मतलब अगर विलयन का आयतन हमें ना दिया हो और क्या दिया हो, उसका घनत्व दिया हो और उसका क्या दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, तो हम v के स्थान पे क्या रख सकते हैं, घनत्व, और उसके द्रव्यमान के पदों में क्या रख सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, यानी कि v वर्ग के स्थान पे क्या रख सकते हैं, d और w करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे भाई। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता के बारे में, इनकी डेफिनेशन भी याद होगी, ज़्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है, आराम से याद होगी। एक बार और देख लो भाई, मोलरता क्या होती है, 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। इसी तरीके से मोलरता क्या कहलाती है, मोलरता क्या कहलाती है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसी प्रकार से नॉर्मलता क्या कहलाती है भाई, 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मलता कहलाती है। और इसका जो फॉर्मूला, सबके फॉर्मूले तुम्हारे समझ में आ गए होंगे भाई, मोलों की संख्या बता लीटर आयतन में, लीटर जो है वो आयतन किस में है, लीटर में है। इसी तरीके इसका फॉर्मूला मात्रक समझ में आ गया होगा, मोल प्रति लीटर है, इसका मात्रक मोल प्रति केजी है, इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक एक डेफिनेशन को लेंगे, उसके ऊपर सवाल करेंगे और उससे अलग अलग संबंध देखेंगे, उसके किसी और से संबंध कैसे रखती है, ठीक है। चलो आइए, तो अब हम पढ़ते हैं नॉर्मलता पूरे डिटेल में, ठीक है। तो नॉर्मलता की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है भाई। डेफिनेशन क्या पढ़ी है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया था हमने, W गुना 1000 बटा E गुना Vml, ठीक है। यहाँ पे जो भाई E है वो क्या है, तुल्यांक की भार है, और तुल्यांक की भार भी किसका होता है, विलय का तुल्यांक की भार। किसका तुल्यांक की भार होता है, विलय का। अब हमें देखना है भाई, यदि विलयन का आयतन न देकर, अगर क्वेश्चन में विलयन का आयतन नहीं दिया गया है और घनत्व और द्रव्यमान दिया गया है, तो हम कैसे उसकी नॉर्मेलिटी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या है भाई, हम जानते हैं विलयन का आयतन जो होता है वो होता है द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, देखो विलयन का द्रव्यमान W है और विलयन का घनत्व क्या है, D है। तो हम जानते हैं जो आयतन होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व, ठीक है। तो अगर हमें विलयन का आयतन न देकर, देखो इसमें हमें आयतन की जरूरत पड़ेगी, अगर उसने आयतन नहीं दिया है और क्या दे दिया, विलयन का घनत्व और क्या दे दिया, द्रव्यमान, तो यहाँ से हम विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। या तो ऐसे कर दो कि यहाँ से विलयन का आयतन निकाल लो और फिर इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, या क्या करो, V के स्थान पर क्या रख दो, W/D रख दो। तो इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो तब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद है भाई विलयन की सांद्रता या प्रबलता। विलयन की सांद्रता या प्रबलता को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, ऐसे अभी बताया था ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है उसमें, और नॉर्मलता में क्या बताना है, सम्मत बताना है, ठीक। तो हम जानते हैं भाई, हमने नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़ा है, WE गुना, देखो भाई ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने जब हमारे पास क्या था, आयतन लीटर में था, और सांद्रता का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने W/V लीटर, ठीक है। अगर हम W/V लीटर के स्थान पे क्या रख दे, ऐसे रख दे, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे E को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा N गुना E। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, W/V लीटर,
और इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं एस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई एस बराबर एन ई, एस बराबर एन ई। तो ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता नॉर्मलता के बीच में क्या आ चुका है, एक संबंध आ चुका है। ठीक है, चलो इसे याद रखना है भाई, ये वैसे भी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन मिलाने पर बने विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। अगर हमारे पास दो विलयन हैं जिनकी सांद्रताएं क्या है, भिन्न भिन्न है, अगर हम उन दोनों विलयनों को आपस में मिला दें और उसके बाद पूछ ले कि जो नेट विलयन है, मिलाने के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ है उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो कैसे करेंगे। हमने सपोज करा हमारे पास एक विलयन ए है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है N1 और आयतन कितना है V1। एक विलयन बी है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है N2 और आयतन कितना है V2। अगर इन दोनों विलयन को मिला दें तो विलयन मिलाने पर एक विलयन प्राप्त होगा, उसकी भी कुछ ना कुछ नॉर्मलिटी होगी। वो नॉर्मलिटी हमने कितनी मान ली कि वो नॉर्मलिटी कितनी है N3। तो तब एक समीकरण है जिसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, उस प्राप्त विलयन की क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं जो दो विलयनों को मिलाने पर बना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 बराबर क्या सूत्र होता है भाई, N3V1 प्लस V2। ठीक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ भाई इसे। जैसे हमारे पास एक विलयन है, एक विलयन ए है, एक विलयन क्या है, बी है। हमने बोला भाई इसकी 5 नॉर्मल कोई विलयन है उसके 100 ml को 15 नॉर्मल विलयन कोई दूसरा विलयन है के 200 ml। देखो भाई हमारे पास कोई ए विलयन है उसके 5 नॉर्मल विलयन के 100 ml को 5 नॉर्मल विलयन के 100 ml को 15 नॉर्मल विलयन के 200 ml में मिलाने पर प्राप्त विलयन की क्या बतानी है, हमें नॉर्मलता बतानी। तो कैसे बताएंगे, देखो इसकी नॉर्मलिटी कितनी दे दी, N1 कितना दे दिया 5 और आयतन कितना दे दिया, V1 कितना दे दिया 100 ml। इसका बी विलयन की नॉर्मलिटी कितनी दी, N2 बराबर 15 और V2 कितना दे दिया, इसका V2 कितना दे दिया भाई 200 ml। ठीक है, अब हमें क्या निकालना भाई, अब इन दोनों को मिलाने पर एक विलयन बना होगा, इन दोनों को मिलाने पर क्या बना होगा, एक तीसरा विलयन बना होगा जिसे हमने क्या दिया सी विलयन है। तो इसकी हमें क्या निकालनी, नॉर्मलिटी निकालनी। अब देखो भाई वो विलयन जो होगा उसकी नॉर्मलिटी एक ही होगी, इसीलिए यहाँ पे क्या कर रखा, इसमें से V1 प्लस V2 करके क्या ले रखा, गुना में n रखा, क्योंकि इसके साथ भी N3 आता है और इसके साथ भी क्या आता है N3 आता है। ठीक है, क्योंकि जो तीसरा विलयन है उसकी नॉर्मलिटी तो सेम ही है। ठीक, तो इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3 और क्या है V1 प्लस के V2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करो, पुट कर दो, तुम पुट कर दो वैल्यू। देखो या ऐसा कर सकते हो, N3 बराबर क्या कर सकते हो, N3 बराबर क्या कर सकते हो, N1V1 प्लस N2V2 बटा V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू कितनी है 5, V1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 15 और इसकी वैल्यू कितनी है 200। बट्टे में क्या कर दोगे 100 प्लस के 200। अगर इसे हल करोगे तो हल करने के बाद तुम्हें जो इन दो विलयन को मिलाने के बाद जो विलयन बना है उसकी नॉर्मलता तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई तुम्हारे कि अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को आपस में मिला दे तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है तुल्यांकी भार क्या होता है। देखो इसमें तुल्यांकी भार एक शब्द आया है, विलय का तुल्यांकी भार। तो ये विलय का तुल्यांकी भार समझते हैं, तुल्यांकी भार क्या होता है। देखो भाई हम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, देखो भाई तुल्यांकी भार किसी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकाल सकते हैं। देखो किन का निकलता है, तो तत्व का तुल्यांकी भार निकाला जाता है, एक अम्ल का तुल्यांकी भार निकाला जाता है, एक क्षार का तुल्यांकी भार निकाला जाता है और एक लास्ट में क्या बचा भाई, लवण का तुल्यांकी भार निकल जाता है। ठीक है, अगर हम तत्व की बात करें, जैसे मुझे किसका निकालना है भाई, जैसे मुझे Na का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है, या मुझे किसका निकालना है Ca का तुल्यांकी भार निकालना है, या किसका निकालना Mg का तुल्यांकी भार निकालना। तो इनका तुल्यांकी भार, ये क्या है, सब एक तत्व है। अगर मुझे इनका क्या निकालना है, तुल्यांकी भार, तो कैसे निकल दूंगा भाई, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है, तुल्यांकी भार होता है भाई m अपॉन अभी नीचे बताइए क्या आना। ठीक है, तो m क्या होता है भाई, इसका अनुभार, या अब ये तत्व है, तत्व का क्या होगा भाई,
जो भी होगा द्रव्यमान होगा, जो भी होगा। जैसे भाई हम कहते हैं सी ए है हमारे पास, तो सी ए का द्रव्यमान कितना होता है, सी ए का द्रव्यमान होता है कैल्शियम का कितना होता है 40, ठीक है। तो अब हमें देखना बटे में क्या रखना, ठीक है। ये हर एक के लिए चेंज होगा भाई, अम्ल के लिए बटे में कुछ और आएगा, क्षार के लिए कुछ और आएगा और लवण के लिए कुछ और आएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर सब सेम रहेगा, अम्ल है तो अम्ल का अनुभार, क्षार है तो क्षार का अनुभार, और लवण है तो लवण का अनुभार, ठीक है। और तत्व है तो तत्व का द्रव्यमान जो भी होगा, ठीक। तो देखो भाई अगर हम किसी तत्व के लिए निकाले, जैसे हम किसके लिए निकाले, सी का हमें क्या चाहिए, तुल्यांक भार चाहिए, तो सी का तुल्यांक भार क्या होगा, सी का द्रव्यमान कितना होता है 40, ठीक। और बटे में क्या रखना, बटे में रखना है सी ए की संयोजकता। सी ए की संयोजकता का मतलब है कि देखो हमने संयोजकता कैसे निकालते हैं, इनके बाह्य कोश में, यानी कि या ऐसा समझ लो अगर संयोजकता की बात करें कि ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं सी ए, तो हमने देखा होगा सी ए पे 2 ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये कितने बॉन्ड बनाता है, 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसकी संयोजकता कितनी है 2, तो भाग किससे दे देंगे 2 से, तो 2 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा 20, तो सी ए का जो तुल्यांक भार होगा वो कितना होगा 20। इसी तरीके से अगर हम एम जी का क्या निकालना चाहें तुल्यांक भार, तो क्या फॉर्मूला होगा भाई, एम जी का अनुभार, एम जी का द्रव्यमान, एम जी का द्रव्यमान कितना होता है भाई 24, और एम जी पर कितने पॉजिटिव होते हैं, एम जी पर कितने पॉजिटिव होते हैं 2, तो कितना कर दोगे बटे में 2, तो तत्व एम जी का तुल्यांक भार समझ में आ गया भाई तुम्हारे, एम जी का क्या आ गया तुल्यांक भार समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद है एन ए, अगर मुझे एन ए का तुल्यांक भार निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एन ए का द्रव्यमान, ठीक है, एन ए का द्रव्यमान कितना होता है 23, ठीक। और बटे में कितना करना है, एन ए पे कितना आता है 1 पॉजिटिव, तो क्या कर दोगे बटे में 1 कर दोगे, तो ये क्या निकलेगा भाई एन ए का तुल्यांक भार। इसी तरीके से तुम जिसका तुल्यांक भार निकालना चाहो उसी का ही तुल्यांक भार निकाल सकते हो। अगर मुझे किसका निकालना है, ए एल का तुल्यांक भार चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, ए एल का भार तो ऊपर रखूंगा, जो भी द्रव्यमान होगा इसका वो क्या रखेंगे ऊपर, ए एल का कितना होता है 27, और ए एल पे कितने पॉजिटिव होते हैं 3, तो इसकी संयोजकता कितनी है 3, तो इसे किससे कर दोगे डिवाइड 3 से, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो तत्व का तुल्यांक भार समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं अम्ल का तुल्यांक भार कैसे निकाला जाता है भाई। तो अम्ल जैसे भाई हमारे पास है अम्ल का तुल्यांक भार कैसे निकाले, जैसे हमारे पास है HCl, H2SO4, इस तरीके के अम्ल हैं। अगर हमें अम्ल का तुल्यांक भार निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, इस अम्ल का अनुभार तो ऊपर रखो, क्या अनुभार होगा भाई इसका, H का कितना होता है 1, Cl का कितना होता है 35.5, तो अगर इन्हें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। अब हमें बटे में क्या रखना है, तो बटे में रखना है कि ये अम्ल कितने H पॉजिटिव देता है, तो तुम्हें बताइए अगर इसे तोड़ दोगे तो कितना देगा भाई, 1 H पॉजिटिव देगा और एक क्या देगा Cl नेगेटिव, तो कितना H पॉजिटिव दिया इसने 1, तो बटे में क्या कर दोगे 1, ठीक है। अगर कोई 2 H पॉजिटिव देता हो तो बटे में 2 रख देना है, अगर 3 देता है तो बटे में 3 रख देना है, ठीक है। अगर जैसे हम इसकी बात करें, इसके लिए अगर हमें तुल्यांक भार निकालना हो तो कैसे निकल लेगा भाई, इसका अनुभार कैसे निकल लोगे भाई H2SO4 का, तो 2 H है, 1 H का कितना होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा गुना कर दो 2 से, सल्फर का कितना होता है 32, एक O का कितना होता है 16, और 4 का कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 4 से गुना कर दो, तो अगर इसे हल करेंगे तो लगभग देख लेना 98 के आसपास आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 98 तो क्या आ गया, इसका अनुभार आ गया, अनुभार तो ऊपर रख दिया। अब नीचे क्या रखना, हमें पता ही है इसके पास कितने हैं 2 H, ठीक है। जो H2SO4 है वो कितने H पॉजिटिव देता है 2 H पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 H पॉजिटिव देता है तो इसके बटे में कितना कर दोगे 2, समझ में आई बात। तो इसका अनुभार जो भी आएगा वो आ जाएगा, तुल्यांक भार जो आएगा वो देख लेना कितना आना भाई, तो 49 क्या आ जाएगा इसका अनुभार आ जाएगा, ठीक, वो तुल्यांक भार आ जाएगा, ठीक, समझ में आया भाई। अम्ल का तुल्यांक भार निकालना, तो अब हमें क्या करना भाई, अम्ल का अनुभार ऊपर रख दो और नीचे क्या रख दो, उस वो कितने H पॉजिटिव आयन हमें देता है विज्ञान में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी अम्ल का तुल्यांक भार निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी क्या निकालना हो, क्षार का तुल्यांक भार निकालना हो, तो क्षार का कैसे निकाल लेंगे भाई, अगर हमें किसका निकालना हो क्षार का, क्षार में जैसे भाई NaOH का, CaOH के होल ट्वाइस का, ठीक है, या AlOH के होल 3 का। अगर हमें इसका इनमें से किसी का भी क्या निकालना है तुल्यांक भार, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इन क्षार का अनुभार तो ऊपर रख दो, और ये क्षार कितने OH देते हैं वो क्या कर दो नीचे रख दो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसका अनुभार निकाल ले तो कितना होगा, Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, अगर इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 40। तो अनुभार तो ऊपर रख दिया, और बटा ये अगर हम NaOH को जल में घोल दें तो घोलने के बाद क्या देगा भाई, या देख के तो कितना OH देता है, ये 1 OH देता है, क्या देता है 1 OH नेगेटिव देता है, तो कितना दे रहा है 1, तो बटे में क्या कर दोगे 1, ठीक। इसी तरीके से अगर हमें किसका निकालना हो भाई, CaOH का निकालना हो, तो CaOH का क्या रखोगे अनुभार ऊपर, Ca का कितना होता है 40, देखो 1 OH का कितना होता है 17, O का कितना है 16, H का कितना है 1, तो 1 OH का कितना है 17, लेकिन यहाँ पे OH कितने हैं 2, तो कितना हो गया 17 दूनी 34, और बटे में कितना करना, अगर इसे तुम जल में घोल दोगे तो जल में घोलने के बाद ये क्या देगा भाई,
जल में घोलने के बाद Ca2 पॉजिटिव देगा और 2OH नेगेटिव देगा। तो कितने OH नेगेटिव दिए? 2। तो बटे में कितना कर दोगे? 2। ठीक है। इसी तरीके से हमें किसका निकालना हो भाई? तुल्यांक भार किसका निकालना हो? AlOH के होल 3 का निकालना हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना हो, तो इसका अनुभार ऊपर कर दो और बटे क्या कर दो? कितने OH देगा? ये 3 OH देगा, तो बटे में कितना कर देना है? 3 कर देना है। ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी क्षार का तुल्यांक भार निकाल सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद हमें देखना है अम्ल का तुल्यांक भार कैसे निकल जाता है भाई। देखिए भाई, अम्ल का कैसे निकल लेंगे? वो अम्ल, सॉरी भाई, हमने किसका निकाल लिया? किसी तत्व के बारे में पढ़ लिया। तत्व का कैसे निकालते हैं? अनुभार बटा संयोजकता। अनुभार बटा संयोजकता का मतलब है जितने वो बॉन्ड बनाता हो, जितने उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहते हो किसी तत्व पे, वही क्या है? उसकी संयोजकता। ठीक। अब हमने किसका पढ़ लिया भाई? अम्ल का पढ़ लिया। अम्ल में क्या करना? अम्ल का अनुभार ऊपर रख दो और बटे में क्या कर दो? कितने वो अम्ल H पॉजिटिव देता है, H पॉजिटिव की संख्या से क्या दे दो? भाग दे दो। क्षार का पढ़ लिया। क्षार के बारे में क्या पढ़ा भाई? उसका अनुभार ऊपर रख दो और कितने वो OH देता है उस विलयन में, या कितने OH उसके पास है वो क्या कर दो? उसकी अगर 1 है तो 1 कर दो, 2 है तो 2 कर दो, 3 है तो 3 कर दो। ठीक है। इसके बाद हमें किसका करना भाई? लास्ट में बचा लवण का तुल्यांक भार। तो लवण का तुल्यांक भार कैसे निकल जाता है? देखो भाई, लवण हमारे पास जैसे NaCl, KCl, K2SO4, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास लवण है। अगर इनका हमें तुल्यांक भार निकालना तो क्या करना पड़ेगा? सेम वही बात है भाई, इन लवण का अनुभार तो ऊपर रख दो। जैसे मुझे किसका निकालना है? NaCl का। तो Na का क्या होता है? 23 और Cl का कितना होता है? 35.5। ठीक है। और NaCl का अनुभार तो हमने रख दिया और नीचे क्या रखना भाई? नीचे रखना है हमें कि इसमें N पॉजिटिव आयन कितने हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन कितने हैं। देखो भाई, इसमें अगर हम देखते हैं तो कितने हैं? Na पॉजिटिव, एक ही Na है और एक क्या है? Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव एक कितना है भाई? हमारे पास एक Na है, तो क्या रख दोगे? बटे में 1 कर दोगे। ठीक है। अगर हमें इसका निकालना हो, सेम इसका भी ऐसे निकाल दोगे। अगर हम इसकी बात करें भाई, तो इसमें अगर हमें निकालना हो तो क्या करना? इसका अनुभार ऊपर जो भी आएगा कितना भाई? K, एक K का कितना होता है? 39। तो 2 का कितना हो जाएगा? गुना कर देनी है। सल्फर का कितना हो जाएगा? 32। O कितने हैं? 4, और इसका कर दोगे 4 से गुना। ठीक है। देखो भाई, अगर इसे हम तोड़ने के बाद क्या देगा ये, या जल में घोल दे तो कितना देगा? 2K पॉजिटिव देगा और SO4 क्या देगा? 2 नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव कितने हैं भाई? 2 पॉजिटिव वाले हैं, तो भाग किससे दे देनी है? 2 से भाग दे देनी है। तो इस तरीके से हम तुल्यांक भार निकाल लेंगे और वो तुल्यांक भार कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है। ठीक है। अगर हमें क्या दे रखा है भाई? लवण दे रखा है, तो पॉजिटिव आयन जितने हैं उससे भाग देनी है। अगर क्षार दे रखा है तो क्षार में क्या करना है? जितने OH नेगेटिव वो देता है उससे भाग देनी है अनुभार को। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें अम्ल का निकालना है तो अम्ल में क्या करना है? अम्ल का अनुभार ऊपर लिख दो और उसे किससे भाग दे दो? कितने वो H पॉजिटिव देता है। इसी तरीके से तत्व के बारे में बता दें, तत्व का अनुभार ऊपर लिखना है और नीचे क्या करना है भाई? तुम्हें उस पर कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव आयन आते हैं। अगर नेगेटिव आते हैं, एक नेगेटिव आता है तो 1 से भाग दे दो, 2 नेगेटिव आते हैं 2 से भाग दे दो, इसी तरीके से पॉजिटिव में। ठीक। अब हमें ये तुम्हें याद रखना है भाई, नॉर्मल विलियन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल विलियन का मतलब है कि उस विलियन की नॉर्मेलिटी कितनी है? 1n, यानी कि कह दो भाई, अगर हाँ, नॉर्मल विलियन का मतलब होता है कि उस विलियन की नॉर्मलता कितनी है? 1। उस विलियन की नॉर्मलता 1 का मतलब है कि देखो भाई, ये एक नॉर्मलिटी कब आएगी? जब हमारे पास, देखो हमारे पास सूत्र क्या होता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटा कितना होता है? आयतन लीटर में। ठीक है। अगर हम आयतन को 1 मान लें कि 1 लीटर है, ठीक है, तो अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 होगी तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी भाई? 1। ठीक है। तो यानी कि एक नॉर्मल विलियन का मतलब है कि ऐसा विलियन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक क्या हो? घुना हो। क्या घुना हो भाई? 1 ग्राम तुल्यांक घुना हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देसी नॉर्मल की विलियन की बात करें, किसकी बात करें भाई? देसी नॉर्मल विलियन की। तो देसी नॉर्मल विलियन का मतलब क्या है भाई? देसी नॉर्मल विलियन का मतलब है अगर आयतन कितना रखे? 1 लीटर। कितना रखे? 1 लीटर। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1/10। समझ में आया ना? तभी तो कितनी नॉर्मेलिटी आएगी भाई इसकी? 1/10 नॉर्मेलिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या है? देसी नॉर्मल विलियन का मतलब है कि उस विलियन की नॉर्मलता कितनी है? 1/10। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि देसी नॉर्मल विलियन का मतलब ये है कि जिसमें हमने 1/10 ग्राम तुल्यांक घोल रखे, यानी कि ऐसा विलियन जिसमें 1/10 ग्राम तुल्यांकों की संख्या घुली हो, तो वो विलियन क्या कहलाता है? देसी नॉर्मल विलियन। ठीक है। इसी तरीके से सेंटी नॉर्मल विलियन का मतलब है भाई 1/100n। 1/100n का मतलब है सेंटी नॉर्मल विलियन का मतलब क्या है भाई? कि उस विलियन की नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/100। कितनी नॉर्मेलिटी है? 1/100। तो जो 1/100 नॉर्मेलिटी कब आओगी भाई? कब आओगी? अगर हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी रखेंगे? 1/100 और बट्टे क्या करेंगे? 1 लीटर। क्या करोगे? 1 लीटर। तो ऐसा भाई देखो, सेंटी नॉर्मल विलियन का मतलब
ये है कि उस विलयन की नॉर्मेलिटी कितनी है 1/100, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि सेंटी नॉर्मल विलयन ऐसा विलयन है जिसमें 1/100 ग्राम तुल्यांक घोले गए हैं। क्या घोले गए हैं भाई? 1/100 ग्राम तुल्यांकों की संख्या घुली है, संख्या घुली है। बात समझ में आया ना? ठीक है। इसी तरीके से अगर सेमी नॉर्मल विलियन का मतलब क्या? सेमी नॉर्मल विलियन का मतलब है कि उस विलियन की जो नॉर्मेलिटी है वो 1/2 है, या हम कह सकते हैं कि उसमें 1/2 ग्राम तुल्यांक घोले गए हैं। इसी तरीके से अगर भाई बाई नॉर्मल विलियन की बात करें तो उस विलियन की नॉर्मेलिटी कितनी है? 2, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाई नॉर्मल विलियन ऐसा विलियन है जिसमें क्या घोले गए भाई? 2 ग्राम तुल्यांकों की संख्या घोली गई है। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई तुम्हारे नॉर्मलता के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया। नॉर्मलता, अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? अगर द्रव्यमान और घनत्व दिया हो विलियन का तब कैसा फॉर्मूला होगा। फिर हमने विलियन की सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध पढ़ लिया, एस बराबर क्या होता है? एन ई। ठीक है, इसके बाद अगर 2 भिन्न भिन्न विलियन दिया हो तो उन विलियनों को मिलाने पर, अगर 2 भिन्न भिन्न विलियनों की सांद्रताओं के विलियन को आपस में मिला दे तो मिलाने के बाद जो विलियन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी के लिए सूत्र क्या होता है? N1V1 प्लस N2V2 और V1 प्लस के V2। तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? 2 विलियनों को मिलाने पर जो तीसरा विलियन प्राप्त हुआ है उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा भाई? इसमें हमने पढ़ लिया तुल्यांक की द्रव्यमान। तुल्यांक की द्रव्यमान हमने किसका पढ़ा भाई? एक तत्व का निकाल सकते हैं, एक अम्ल का, एक क्षार का, और एक किसका निकाल सकते हैं? लवण का। अम्ल के लिए क्या, वो तत्व के लिए क्या करते हैं भाई? अणुभार बटा उस तत्व पे कितने पॉजिटिव होते हैं कितने नेगेटिव होते हैं उससे भाग दे देनी है। अम्ल का अणुभार, और वो अम्ल कितने पॉजिटिव आयन, कितने H पॉजिटिव देता है। अगर एक H पॉजिटिव देता है तो 1 रखना है, बटे में 2 देता है तो 2 रखना है। ठीक है, इसी तरीके क्षार का तुल्यांकी भाग, तो उस क्षार का अणुभार और बटे में रखना है कि वो क्षार 1 OH नेगेटिव आयन देता है या 2 OH नेगेटिव आयन देता है या 3 OH नेगेटिव आयन देता है, उसकी संख्या क्या कर देनी है? नीचे। अगर हमें लवण का तुल्यांकी बाहर निकालना तो लवण का अणुभार ऊपर करना है और नीचे क्या रखना है भाई? ये लवण कितने धनायन देता है। अगर NaCl है तो 1 Na पॉजिटिव देगा। ठीक है, अगर Na2SO4 है तो 2 Na पॉजिटिव देगा। तो इसके केस में क्या रखना है? इसके बटे में 1 रखना है और इसके केस में रखना है, इसके बटे में 2 रखना है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमने नॉर्मल विलियन का मतलब समझ लिया। नॉर्मल विलियन क्या है? जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है? 1, यानी कि ऐसा विलियन जिसकी नॉर्मलता कितनी होती है? 1। डेसी नॉर्मल जिसकी नॉर्मलता कितनी होती है? 1/10। सेंटी नॉर्मल जिसकी नॉर्मलता कितनी होती है? 1/100। सेमी नॉर्मल का मतलब जिसकी नॉर्मलता होती है 1/2, और बाई नॉर्मल जिसकी नॉर्मलता कितनी होती है? 2। ठीक है, इन्हें इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं भाई? दर्शा सकते हैं। बात समझ आई? तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए तो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल विलियन H2SO4 विलियन में H2SO4 की मात्रा की गणना करनी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भाई? H2SO4 की जो मात्रा है उसकी क्या करनी है? गणना करनी है। देखो भाई, देखो ये क्या दिया है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो भाई एक याद रखना है, 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 ml के। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या दिया है? हमें आयतन दिया है। तो आयतन कितना दे रखा है? आयतन हमें दे रखा है V बराबर 250 सेंटीमीटर क्यूब, या इसे क्या कर दो भाई? 250 ml। ठीक है, और सेमी नॉर्मल अभी बताया था। सेमी नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मलता कितनी दे दी तुम्हें? 1/2। ठीक है, जो विलियन है उसकी नॉर्मलता कितनी दे दी? 1/2। और हमें क्या निकालना है? H2SO4 विलियन की मात्रा, यानी कि H2SO4 की क्या निकालनी है? मात्रा, यानी कि मात्रा क्या होती है भाई? W हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो ये हमें आयतन दिया है, नॉर्मलता दी है, और W क्या करना है? ज्ञात करना। तो हमारे पास नॉर्मलता का सूत्र होता है N बराबर W गुना 1000 बटा E और गुना VmL। ये फॉर्मूला है। देखो भाई हमें क्या दिया है इसमें? नॉर्मलता कितनी दे दी? 1/2। ठीक है, W हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, बटा V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 250। और E अभी बताया है, E क्या होता है? यहाँ पे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार किसका होता है? विलय। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है? यहाँ पे विलय है। तो विलय, अब तुम बताओ भाई H2SO4 क्या है? यहाँ पे एक अम्ल है, और अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करना है तुम्हें? अम्ल का अणुभार ऊपर करना है। अम्ल का अणुभार अगर तुम H2SO4 का अणुभार रखोगे तो H का कितना होता है? 1 H का 1, 2 का कितना हो जाएगा? 2। सल्फर का कितना होता है? 32, और 1 O का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा? 64। तो अगर इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल अनुभार कितना आ जाएगा? 98।
ठीक है। अब इसके बट्टे में क्या रखना भाई, ये H2SO4 कितने H पॉजिटिव देता है, तो कितने H पॉजिटिव देता है भाई, ये 2, कितने H पॉजिटिव देता है 2, तो E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से E आ जाएगा तुम्हारे पास 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी रख दी 49। तो अगर तुम इसे हल करोगे ये 4 पर कट जाएगा, तो हल करने के बाद आ जाएगा भाई तुम्हें यहाँ से क्या कर लोगे तुम, W की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी 49/8, यानी कि ये 2 है और 2 के गुणे में क्या आ जाएगा 4, तो W, तो यहाँ से W बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, जो भी आएगी तुम हल कर लेना इसे, 49/8, ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी ग्राम में क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसे कराया भाई, यहाँ पे सेमी नॉर्मल का यू जो है, सेमी नॉर्मल का मतलब है इस विलियन की नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है 1/2। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है 1 विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 1 विलियन है उसमें 12.6 ग्राम क्या घुला है, ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। इस विलियन का घनत्व 1.10 ग्राम पर ml है तथा इस विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है 550 ग्राम है। तो विलियन की क्या निकालनी है हमें, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। देखो भाई अब तुम्हें इसमें दिख रहा है, एक तो घनत्व दिया है और एक क्या दिया है इसमें, विलियन का कुल द्रव्यमान दिया है। तो जब घनत्व और द्रव्यमान दिया हो तो मैंने तुम्हें सूत्र बताया था क्या होता है, नॉर्मलिटी का सूत्र होता है W गुना D गुना 1000/E और गुना क्या होता है भाई, कैपिटल W। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, W की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, W की वैल्यू कितनी दे रखी है, W देखो W क्या होता है, जो विलय होता है, तो विलय क्या है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल है, तो कितनी दे रखी है इसकी 12.6 ग्राम दे रखी है, W दे रखा है। ठीक है, इसके बाद घनत्व कितना दे रखा है तुम्हें, घनत्व दे रखा है भाई 1.10 ग्राम पर ml। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या दिया है, विलियन का द्रव्यमान कैपिटल W कितना दिया है 550 ग्राम। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, देखो सूत्र में हमें ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया और ये भी। ठीक है, तो पता किसका करना भाई, तुल्यांकी भार का। तो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे क्या है, विलय है और विलय का क्या होता है, तुल्यांकी भार। देखो भाई ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। ठीक है, और साथ में होता है 2H2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। देखो भाई ये एक अम्ल है तो ये 2H देता है, एक तो H, एक यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो हमें एक बात तो पता लगी कि बट्टे में कितना आना है, 2 आना है। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में C2O4H2। ठीक है, समझ में आया ना, या H2C2O4 भी लिख देते हैं, या इसे ऐसे भी लिख देते हैं H2C2O4, एक ही मतलब है, और इंटू 2H2O जरूर होता है। ये किसके फॉर्म में होता है भाई, क्रिस्टलन जल की फॉर्म में होता है। ये क्या है, क्रिस्टल के 2 जल के अणु हैं। ठीक, तो इसका क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसका देखो इंपॉर्टेंट है, इसका तुल्यांकी भार जरा याद रखना। ठीक, तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 का कितना हो गया 24 प्लस, यहाँ पे O कितने हैं 2 और 2 4, एक O का कितना होता है 16, 4 का कितना हो गया 64 प्लस H कितने हैं 2, 2 का कितना हो गया 2। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पे एक H2O है, यहाँ पे H2O कितना है 2, लेकिन एक H2O का कितना होता है, O का कितना होता है 16 और H कितने हैं 2, तो 16 तो O का हो गया और 2 किसका हो गया H का। तो टोटल एक H2O का अनुभार कितना होता है 18, लेकिन यहाँ पे H2O कितने हैं 2, तो 18 दूनी क्या कर दोगे 36। समझ में आई बात। और ये क्या निकल जाएगा इसका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, अगर तुम इसे जोड़ोगे तो लगभग ये 126 के आसपास आ जाएगा भाई, और 126 को तुम 2 से भाग दे देना, तो 2 से भाग देके कितना आएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो तुल्यांकी भार है कितना आ गया वो 63, तो 63 कितना आ गया भाई 63, इसका तुल्यांकी भार आ गया। तो सब वैल्यू तुम कहाँ पुट कर दोगे भाई, W की वैल्यू, D की वैल्यू, इस कैपिटल W की E की वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर तुम भाई कमेंट में बताना मुझे क्या आंसर आना है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो समझ में आ गया, इसमें जो मेन था वो था भाई ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना। और ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते समय एक बात याद रखनी है, इसके 2 H2O के जो अणुभार है वो जल का अणुभार भी इसमें जुड़ता है। ठीक है, और भार कितने से दी जानी है 2 से, क्योंकि इसमें 2 H पॉजिटिव है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, 5 ग्राम NaOH के 100 ml को, भाई 5 ग्राम NaOH है उसके 100 ml को N/5 NaOH के 200 ml विलियन के साथ मिलाया गया है, और परिणामी विलियन की क्या निकालनी है, हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। देखो भाई हमारे पास 2 विलियन है, एक विलियन हमने मान लिया A, एक विलियन मान लिया B। ठीक है, B विलियन तो हमने A विलियन तो मान लिया कि 5 ग्राम हमारे पास क्या है NaOH है,
उसके कितने को भाई 5 ग्राम NaOH के 100 ml को किस में मिला रहे हैं, प्लस किस में कर रहे हैं भाई, ये मिला रहे हैं N/5 NaOH के किस में मिला रहे हैं 200 ml में मिला रहे हैं। बात समझ में आया। तो इसको और इसको मिलाने पर जो विलियन बनेगा उस विलियन की हमें क्या बतानी है, नॉर्मलता बतानी है। ठीक है, तो देखो भाई अब हमने सूत्र पढ़ा था, तुम्हारे याद हो कि दो अगर हमारे पास भिन्न भिन्न सांद्रता के क्या हो विलियन हो और उनको आपस में मिला दिया जाए तो उसकी नॉर्मेलिटी का सूत्र था N3 बराबर N1V1 प्लस N2V2 और बटा क्या था भाई V1 प्लस V2। ठीक है, देखो भाई तुम्हें ना अगर हम इसकी नॉर्मेलिटी की बात करें तो इसकी नॉर्मेलिटी तो तुम्हें पता ही है कितनी है 1/5। ठीक है, और इसका आयतन भी तुम्हें पता है कितना है, कितना आयतन है भाई 200 ml। ठीक, अगर इसकी बात करें इसकी नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इसका आयतन हमें V1 कितना दे रखा है 100 ml, कितना दे रखा है 100 ml। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे इसकी नॉर्मेलिटी याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी याद कर लेंगे कि 5 ग्राम NaOH के 100 ml में जो विलियन है उसकी नॉर्मलता कितनी है। तो नॉर्मलता देखो कैसे याद करेंगे भाई, हमें क्या करनी इसकी नॉर्मलता याद करनी। तो कैसे करेंगे, देखो भाई W की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 5 ग्राम। ठीक है, आयतन कितना दे रखा है 100 ml। ठीक, देखो भाई हमारे पास जो सूत्र होता है N1, तो मान लो N1 ही मान लो कि हमें इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है N1, तो कैसे निकाल लोगे भाई, सूत्र होता है W गुना 1000 बटा E और गुना कितना होता है भाई VmL। ठीक, देखो भाई W दिया है V दिया है, फिर से वही बात तुल्यांक की बाहर निकालना, तो तुल्यांक की बाहर किसका निकलेगा भाई क्षार का। यहाँ पे NaOH दे रखा तो इसी के तुल्यांक की बाहर निकालना, तो NaOH का तुल्यांक की बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं तुम्हें पता ही है क्या एक क्षार है। तो क्षार का तुल्यांक की बाहर कैसे निकल जाता है भाई, इसका अनुभार ऊपर कर दो, Na का कितना होता है 23 और O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1 और बटे में क्या करना भाई तुम्हें, बटे में करना है तुम्हें कितने OH देगा ये, तो कितने OH देगा, कितने OH देगा भाई एक ही OH देगा, एक OH नेगेटिव देगा। अगर एक OH नेगेटिव देगा तो एक लिख दोगे तो E बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, अगर इन्हें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से तुम्हें पता लग गया E क्या है भाई, E की जो वैल्यू है कितनी है 40। ठीक है, तो अब तुम्हें सब पता लग गया, W पता लग गया, E पता लग गया, V पता लग गया। तो यहाँ से N1 निकाल सकते हो, तो N1 कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 1000, यहाँ पे 1000 है, E की वैल्यू कितनी आ गई 40 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है भाई 100, कितनी है 100। तो सारी वैल्यू पुट कर दी, W की वैल्यू 5, V की वैल्यू 100, E की वैल्यू कितनी है 40। तो यहाँ से अगर ऐसा हल करोगे 3 0 से 3 0 कट गई तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारे पास, इसे अगर हल कर लोगे तो N1 बराबर कितना आ जाएगा 5/4, समझ में आया ना। तो यहाँ से N1 बराबर कितना आ गया 5/4 जो हमने निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई भाई। देखो इसकी नॉर्मेलिटी और इसका विलियन का जो आयतन था वो तो हमें दिया गया था, लेकिन इसकी हमें आयतन तो दिया था और हमें सूत्र में क्या चाहिए था, इस वाले की भी नॉर्मेलिटी चाहिए थी। तो N1 हमने कैसे निकाल लिया, इस तरीके से, इसका W दे रखा है, इसका V दे रखा है और इसका तुल्यांक के भार हमने बताया क्षार है, क्षार का तुल्यांक के भार कैसे निकल जाता है, उसका अनुभार और बटा उसका क्या कर देते हैं जितने वो OH नेगेटिव देता है। तो ये कितने OH नेगेटिव देता है 1, तो बटे में क्या कर दिया 1। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया N1 निकाल दिया। देखो भाई अब तुम्हारे पास N3 सब कुछ आ चुका है इसमें, तो N3 निकालना है। तो N3 के लिए N1 कितना है 5/4, V1 कितना है 100 प्लस N2 कितना है, N2 है तुम्हारे पास 1/5 और V2 कितना है 200, V1 कितना है 100 और ये कितना है 200। अगर अब तुम इसे हल करोगे तो यहाँ से N3 तुम्हारा निकल जाएगा, इससे से काट दो भाई, लगभग 25 के आसपास कटेगा। N3 25, इसे काट दो तो ये कितनी बार कटेगा भाई 4 5 और 20 40 आ जाएगा और प्लस कितना होगा 5, ये 5 गुना 25 बटा कितना आ जाएगा भाई 300। तो इसे तुम्हें हल करना है और हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सब कमेंट में लिख के बता देना भाई। और इसका जो आंसर आएगा उसके बाद तुम्हें मात्रक भी लिखना है। मात्रक क्या होता है इसका भाई, मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, क्या होता है मात्रा ग्राम तुल्यांक पर लीटर, समझ में आई बात। ठीक है, चलो अब इसके बाद करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो भाई ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखो भाई 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 सेंटीमीटर जल में घोला गया है, घोलकर एक क्या बनाया गया विलियन बनाया गया है। इस विलियन यानी कि विलियन की हमें क्या निकालनी, नॉर्मल तय करनी। तो आसान है क्वेश्चन। देखो भाई W कितना दे रखा है तुम्हें 0.63 ग्राम। ठीक है, इसके बाद तुम्हें जो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ये क्या है आयतन दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है तुम्हें 100 सेंटीमीटर क्यूब
और मैंने तुम्हें बताया ये कि 1 सेंटीमीटर जो इक्वल होता है, सेंटीमीटर क्यूब जो इक्वल होता है वो किसको होता है, 1 ml के। तो यहाँ क्या रख दोगे तुम, 1 ml कर दोगे तो 100 ml हो गया। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है भाई, देखो हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। तो जब भी हमें कोई निकालना होता है उसका पहला सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, W गुना 1000 बटा E और गुना कितना होता है, Vml। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया भाई। इसके बाद तुम्हें क्या W दिया है, V दिया है, क्या निकालना, फिर से ही निकालना। तो E किसका निकलेगा भाई, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अभी बताया था कैसे निकालते हैं भाई। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH और इंटू क्या होता है 2H2O। तो इसका अगर हमें देखो ये कितना देता है, 2H, 1H यहाँ से निकलता है, 1H यहाँ से, तो ये कितना देता है, 2 देता है। इसे याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलिक अम्ल का। तो क्या कैसे निकल देंगे भाई, E बराबर इसका अनुभाग, इसका अनुभाग अभी निकलना था भाई, कितना आता है 126 और बटे कितना करना है 200, तो कितना आ जाएगा 63। तो इसका कितना आ गया भाई, तुल्यांक की भाग 63 आ गया। तो E बराबर कितना आ गया 63। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना भाई, W की वैल्यू कितनी है 0.63 गुना 100 वो 1000 बटा E की वैल्यू कितनी है 63 और गुना V कितना है 100। ठीक है, तो देखो सभी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 जीरो और आ जाएगी नीचे, 1 2 3 1 2 3, 63 से कितना कट गया, 63 कट गया। तो n बराबर कितना आ गया भाई, 1/10 या 0.1। ठीक है, देखो इसका तुम्हें मात्रक जरूर लिखना है, मात्रक अगर नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर कट जाते हैं मात्रक को भी, तो मात्रक लिखना है, क्या मात्रक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, या तुम अगर मात्रक तुम्हारे इतना बड़ा याद नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, इस n की जगह तो क्या लिखना है, नॉर्मलता। इस n की जगह तो नॉर्मलता लिख दो, और क्या है तुम्हारी नॉर्मलता, n/10 आई, और यहाँ पे क्या लिख दो n। तो ये भी एक तरीके से क्या है, मात्रक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आ गई भाई। तो नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता के अलग अलग फॉर्मूले सूत्र पढ़ लिए। ठीक है, उनके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसके बाद जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोलरता और इसके बाद मोलकता, और इसी तरीके से उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और मतलब हर एक तरीके का क्वेश्चन करेंगे। और फिर इसके बाद मोल प्रभाव, इसी तरीके से ये हम सांद्रता अपनी 1 से 2 लेक्चर में आने वाले में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।